हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज। हम कर रहे हैं चैप्टर पार्लियामेंट, जिसके अंदर हम आज 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, लोकसभा गवर्नमेंट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किन किन तरीकों से शो कर सकती है, वो आपको बताना है। फर्स्ट इज बाय नॉट पासिंग ए मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स इनॉग्रेशन एड्रेस, बाय रिजेक्टिंग ए मनी बिल, बाय पासिंग ए एडजर्नमेंट मोशन, बाय पासिंग ए सेंसर मोशन, बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन वाइटल इश्यूज, बाय पासिंग ए कट मोशन। आपको पता है कि प्रेसिडेंट का एक इनॉग्रेशन एड्रेस होता है एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। तो उसमें जो उसके बाद मोशन होता है थैंक्स का, अगर वो पास ना किया जाए और मनी बिल, एडजर्नमेंट बिल पास कर दिए जाए एंड सेंसर मोशन पास कर दिया जाए, तो आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आंसर इज डी, ऑल दीज 5 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड you have to remember because this is important for the prelims examination. Next question is which of the following options are correct regarding March rush? March rush के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? First option is heavy rush of bill passing toward the close of parliament session. B is passing of pending ordinance toward the close of parliamentary session. C is heavy rush of expenditure toward the close of financial year. D is clearing all the pending pardon petitions by the president at the close of year. तो आपको बताना है कि इन सब में से मार्च रश के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो मार्च रश इज अबाउट द एक्सपेंडिचर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मार्च रश इज जो पार्लियामेंट है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फंड देती है थ्रू द बजट एंड एट द एंड ऑफ ईयर टिल 31st ऑफ मार्च वो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को यूटिलाइज करना होता है एंड द रिमेनिंग फंड वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाता है। तो जो कि ऑल दीज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जो कि रिमेनिंग फंड होता है उसको मार्च लास्ट मंथ जो होता है उसके अंदर एकदम से उसको यूज करने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर करती है एंड इसी को मार्च रश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द पावर एंड द स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा। हमें बताना है कि किस किस केस में राज्यसभा का पावर एंड स्टेटस लोकसभा के इक्वल है। First is selection of minister including the prime minister, approval of ordinance issued by the president, introduction of finance bill involving expenditure from the consolidated fund of India. Last is enlargement of jurisdiction of Supreme Court. हमें बताना है कि राज्यसभा की किस केस में पावर लोकसभा के इक्वल है। तो इसमें आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आप एक बात पर ध्यान रखिएगा, जहां पर भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आए, जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात आए, तो वहां पे राज्यसभा का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा लोकसभा से। तो आप दे सकते हैं जैसे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल and the enlargement of jurisdiction of Supreme Court and High Court and UPSC। तो आप इन सब को पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर एंड पावर द पावर एंड द स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर लेसर टू दैट ऑफ लोकसभा। अब हमें बताना है कि किस केस में राज्यसभा की पावर एंड स्टेटस लोकसभा से कम है। First option is money bill can be introduced only in Rajya Sabha
ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस ऑन द बजट। राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इनमें से आपको बताना है कि किस केस में राज्यसभा की पावर लोकसभा से कम है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में राज्यसभा एंड लोकसभा की पावर इक्वल होती हैं। तो इस केस में ऑप्शन आएगा सी, बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो दीज आर द 10 डिफरेंट केसेस वेयर राज्यसभा एंड लोकसभा हैव unequal power and Lok Sabha has advantage over the Rajya Sabha, जिसमें से मनी बिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड जॉइंट सिटिंग जो स्पीकर है लोकसभा वो प्रिसाइड करता है उसके अंदर, एंड द डिमांड ऑफ ग्रांट विच इज द एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। तो आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाइए एंड इनको अच्छे से याद कर लीजिए। Next question is, under which of the following matter Rajya Sabha enjoys special power that are not enjoyed by the Lok Sabha? अब हमें बतानी है कि राज्य सभा किस केस में स्पेशल पावर इंजॉयज करती है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। फर्स्ट इज, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट इज, it can authorize the parliament to create new all India services common to both center and state. Third is, it alone can initiate a move for the removal of vice president. तो इस केस में आपको बताना है कि राज्यसभा कौन कौन सी स्पेशल पावर एंजॉय करता है, एंड इन तीनों में से तीनों ही राज्यसभा की स्पेशल पावर हैं। सो आंसर इज डी। दीज आर द 4 केसेस वेयर राज्यसभा एंजॉय स्पेशल पावर। आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट। एमपी जितने भी हैं उनके इंडिविजुअल प्रिविलेज है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड टिल 40 days आफ्टर द एंड ऑफ सेशन इन सिविल, क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। सेकंड स्टेटमेंट इज, नो member is liable to any proceeding in any court for anything said by him in parliament. Third is, they can refuse to appear as witness in case pending in court when parliament is in session. तो आपको बताना है कि इन तीनों केसेस में से कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंडिविजुअल प्रिविलेज से रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो एमपीज हैं उनको 40 दिन तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ओनली इन केस ऑफ द सिविल केसेस, बट क्रिमिनल केस एंड प्रिवेंटिव केस में दे कैन बी अरेस्टेड। सो ऑप्शन हियर इज बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट अंडर ब्रिटिश system are correct? Statement 1 is, parliament, that is British parliament, can make amend substitute or repeal any law. आपको फोकस करना है any law पे। There is no legal distinction between constitutional authority and legislative authority of British parliament. Next is, parliamentary law cannot be declared invalid by judiciary as being unconstitutional. आपको बताना है कि sovereignty of parliament under British system के अकॉर्डिंग इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, एंड आंसर इज डी, all the above statements are correct. Sovereignty of parliament means parliamentary supremacy जो कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर फॉलो की जाती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी एक्ट, Parliament can repeal any law. Next is, Parliament can make constitutional law by the same procedure as the ordinary law. So there is no legal distinction between the constitutional authority and legal authority of the British Parliament. Next is, parliamentary law cannot be declared invalid by the judiciary. It means there is no system of judicial review in the Britain. Next question is, which of the following are the factor which limit the sovereignty of Indian Parliament?
It means that Indian Parliament does not enjoy the full sovereignty. They are limited by the some factors. You have to select which of the following are those factors. So first is written nature of the constitution, integrated audit system, federal system of government, system of judicial review, fundamental right. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं। तो इसमें से हम आपको ध्यान देने की बात है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है स्टेट्स के साथ, तो इंडियन पार्लियामेंट की पावर कम कर दी गई है। जुडिशियल रिव्यू में कोई भी एक्ट जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है एंड पार्लियामेंट इज बाउंडेड that it cannot enact any law which affect the fundamental rights. So answer for the question is C, because integrated audit system does not limit the parliament sovereignty. So go through these. So the option is C. Next question is which of the following statement are correct regarding parliamentary committees? So parliament has different committees. So आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर स्लैश चेयरमैन। नेक्स्ट इज दे आर अपॉइंटेड बाय द हाउस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में आप ये बात ध्यान लीजिए कि दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और nominated by the speaker. They are not elected by the speaker but elected by the house and nominated by the speaker. They work under the direction of speaker and the chairman. They present a report to the house or to the speaker and the chairman. You have to focus on these oaths because UPSC will ask question from the oaths only. How that it will make an option like the parliamentary committees present its reports only to the house and not to the speaker and the chairman, but it is incorrect because it can report to the house or to the speaker and the chairman. It has secretariat provided by the Lok Sabha and Rajya Sabha. So the last question for the day is which of the following statement are correct regarding the public account committee? This is one of the parliamentary committee. So statement 1 is it was set up first in 1937 under the provision of Government of India Act 1995. At present, it consists of 22 members, 15 from the Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Members are elected as per principle of proportional representation by the means of single transferable vote. Fourth is the term of the office of the member is 1 year. A minister cannot be elected as the member of the committee. The last is the chairman of the committee is appointed invariably from the member, its member from the opposition by the speaker. आपको बताना है कि इन सब में से कौन सी statement regarding to public account committee is correct. So out of these only first statement is incorrect. So answer is D, because this committee was set up in 1921 under the provision of Government of India Act 1990. इसके अंदर 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका हर साल पार्लियामेंट इलेक्ट करती है एंड इसके अंदर मिनिस्टर्स को इलेक्ट नहीं किया जा सकता और जो इस कमेटी का चेयरमैन होता है वो यूजुअली अपोजिशन से इलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब क्वेश्चनों को करिए एंड इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को पढ़िए एंड बार बार पढ़िए, बिकॉज आजकल प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को एंड
नियर बाय एस्पिरेंट्स को इन वीडियोस का सजेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द डे। जय हिंद।